हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। माय नेम इज़ नव्या। तो आज हम देखेंगे 20 अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ये आपके काम में ज़रूर आएंगे, तो वीडियो को एंड तक थॉरली ज़रूर देखना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी जीत की तैयारी को और पक्का करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको रोज़ नए नए क्विजेस मिल जाते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, आपके एग्जाम में बहुत काम आते हैं। साथ ही साथ में आपको रिक्रूटमेंट अलर्ट्स भी वहाँ टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। तो फटाफट से जाके अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ में आपको बता दूं कि ये जो हमारा प्रीमियर लाइव अभी जा रहा है वीडियो, जिसको आप अभी देख रहे हो, अगर आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। ठीक है, चलो अब आज के पहले करंट अफेयर्स देखने से पहले रिवीजन कल का कर लेते हैं। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में लैक्रोस, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल जैसे 5 स्पोर्ट्स को ऐड किया गया। ठीक है। नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज कोहिमा में इनॉग्रेट किया गया। ठीक है। स्किल इंडिया ने कोका कोला इंडिया के साथ में पार्टनरशिप की है रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, जिसमें ये लोग रिटेलर्स को स्किल प्रोवाइड करेंगे कि वो बेटर वर्क कर सकें। ठीक है। साथ ही साथ में क्रिस्टोफर लक्सॉन को न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और इसी के साथ में ये 42nd प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं न्यूजीलैंड के। ठीक है। कैबिनेट ने ऑटोनोमस बॉडी दैट इज मेरा युवा भारत, जिसमें युवा को यानी कि जो यूथ है उसको यहाँ पे स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी, उसके लिए ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, दैट इज मेरा युवा भारत। ठीक है। गोवा के कैश्यू को जीआई टैग मिला है। कैश्यू का क्या नाम है? कैश्यू का नाम है कर्नल। ठीक है। अरुणोदय 2.0 जो कि पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम है, उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। देखो, पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए बहुत सी चीजें सरकार चला रही है इस टाइम, और उसमें से ही एक है अरुणोदय 2.0। सॉरी। मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर पीवी गंगाधरन का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने चलाया है स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार कैंपेन। इस कैंपेन के अंतर्गत जो भी टेम्पल्स है, रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनके आसपास सफाई की जाएगी। ये मेक श्योर किया जाएगा कि उसके आसपास कचरा बिल्कुल भी ना हो। ठीक है। चलो, झारखंड की पहली स्टेट जिसने झारखंड बनी पहली स्टेट जिसने वर्कर्स को मिनिमम वेजेस इंश्योर किए हैं। कौन से वर्कर्स? जैसे कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं, जैसे कि स्विगी, जोमैटो या आप रैपिडो की बात कर सकते हो, जो भी डिलीवरी करते हैं उसके हिसाब से उनको कमीशन मिलता है। अब उनको एक मिनिमम वेजेस दिए जाएंगे कि हाँ, अब मंथ लास्ट हो गया, अब आपको इतना सैलरी आपका दिया जाएगा। ये फिक्स हो गया है और इसको फिक्स करने वाली पहली स्टेट बन गई है झारखंड। क्लियर है? चलो, यानी कि अब ये हो गया कि अब इनको कमीशन नहीं, अब इनको एक फिक्स सैलरी भी मिला करेगी कि यहाँ पे झारखंड में। इतना क्लियर है? मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा सेशन होता है ना, इसमें हम क्विकली एंड शॉर्ट वे में जल्दी जल्दी से टॉप के करंट अफेयर्स को यहाँ पे पढ़ते हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। कोई एक्स्ट्रा बातचीत नहीं, सिर्फ काम की बात। ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 17 अक्टूबर को ये इवेंट हुआ, जो कि है 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। ये सेरेमनी कहाँ पे हुई? दिल्ली के विज्ञान भवन में ये सेरेमनी हुई। हर साल गवर्नमेंट कोई पैनल, नेशनल पैनल यहाँ पे अपॉइंट करती है, जो कि सिलेक्ट करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंसेस जो भी रही फिल्म इंडस्ट्री में। ठीक है, वो सिलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से ये अवार्ड्स जो है वो दिए जाते हैं। आपको बता दूं, हर साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट करती है इन अवार्ड्स को। इन अवार्ड्स को देता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। चलो, अब आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो अवार्ड्स हुए हैं ना, ये होने वाले थे 2022 में, लेकिन ड्यू टू पेंडेमिक, कोविड-19 का पेंडेमिक, अब ये 2023 में हो रहे हैं। ठीक है। इसमें कौन सी फिल्म्स को अवार्ड दिया गया है? जो भी फिल्म्स 2021 में आई थी। क्लियर है? चलो, सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो अगर बीच में ऐसे कुछ हो तो उसके लिए पार्डन मी। ओके। तो अगर मैं मेन अवार्ड्स की बात करूं जो दिए गए हैं, वो कौन से हैं? बेस्ट फीचर फिल्म की बात करें तो रही रॉकेटरी। आपको बता दूं, ये सवाल आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि नेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है तो उससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे मेन है वो है बेस्ट फीचर फिल्म, जो कि रही रॉकेटरी। इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लो, याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, ये सवाल पूरी संभावना है कि आ सकता है।
ठीक है। बेस्ट कन्नड़ फिल्म कौन सी रही? चार्ली 777, जो कि मेरी भी पर्सनल फेवरेट थी। नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन किसको मिला? द कश्मीर फाइल्स को। अब ये नरगिस दत्त अवार्ड कौन सा है? देखो, नरगिस दत्त इंडियन एक्ट्रेस थी, ये संजय दत्त की मदर भी हैं। आपको बता दूं, नरगिस दत्त जो है वो पहली ऐसी इंडियन एक्ट्रेस थी जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये सवाल पूछा जा सकता है, इसको दिमाग में अच्छे से याद कर लो। अब सॉरी, बेस्ट एक्टर की अगर बात करें तो रहे अल्लू अर्जुन फ्रॉम पुष्पा। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, पूरा पैकेज एंटरटेनमेंट कौन सी फिल्म ने प्रोवाइड किया? ट्रिपल आर, विच इज वेरी गुड। आई मीन ट्रिपल आर ने बहुत से अचीवमेंट्स ले लिए, नहीं। बेस्ट एक्ट्रेस कौन रही? आलिया भट्ट फ्रॉम गंगूबाई काठियावाड़ी, कृति सेनन फ्रॉम मिमी। ठीक है, यहाँ पे टाई हुआ है। घोषणा तो पहले ही हो गई थी, लेकिन अवार्ड जो है अभी 17 अक्टूबर को ये दिए गए हैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन रहे? पंकज त्रिपाठी फ्रॉम मिमी। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन रही? पल्लवी जोशी फ्रॉम द कश्मीर फाइल्स। ठीक है, चलो। कौन सी फिल्म ने नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म जीता है? अभी अभी मैंने आपको बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ, पुष्पा, रॉकेटरी, गंगूबाई या मिमी? बताओ फटाफट से इसका आंसर बताओ। पुष्पा, रॉकेटरी, गंगूबाई या मिमी? बताओ। तो यहाँ पे किसको मिला है? रॉकेटरी को मिला है बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड। पुष्पा से अल्लू अर्जुन को मिला है यहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड। वहीं गंगूबाई काठियावाड़ी से आलिया भट्ट को मिला है यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस का। और मिम्मी की तरफ से कृति सेनन को मिला है यहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और किसको? पंकज त्रिपाठी को, पंकज त्रिपाठी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का यहाँ पे अवार्ड मिला है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। डैशबोर्ड बनाया गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लोग अपना रहे हैं कि नहीं, उसके सेल्स और परचेजेस कितने हो रहे हैं, ये सब कुछ देखने के लिए एक डैशबोर्ड क्रिएट किया गया है। ठीक है, ये डैशबोर्ड कहाँ से क्रिएट किया गया है? पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह ने लॉन्च किया है ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अब ये डैशबोर्ड है कि आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ डैशबोर्ड का एक, आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीनशॉट। बेसिकली इस डैशबोर्ड में क्या होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। पेट्रोल डीजल से चलने वाले व्हीकल से बहुत सही होता है कि हम चार्ज करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उनका प्रयोग करें। चाहे स्कूटी हो गई, चाहे आप ई रिक्शास देख लो, ये सब बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे क्या क्या चीजें देखी जाएंगी? देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडिया में टोटल सेल्स कितनी रही, आप यहाँ पे देख सकते हो। वहीं पे टोटल मंथली सेल कितनी रही इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, वो भी दिखाई जाएगी। टोटल कितने लोगों ने, कितने प्रतिशत भारतीयों ने इसको अपनाया है, ये भी दिखाया जाएगा। इसी तरीके से टू व्हीलर्स कितने लिए गए, साथ ही साथ में 114 जो है आपके थ्री व्हीलर्स लिए गए, मतलब पैसेंजर वाई ई रिक्शाज आप जिनको कहते हो। ठीक है, थ्री व्हीलर्स कितने, और इस तरीके से पूरा एक डेटा दिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को किस तरीके से इंडियंस अपना रहे हैं, कितनी मात्रा में अपना रहे हैं, और कितने रुपए का इसमें मुनाफा हो रहा है या क्या भी, सब कुछ इसमें दिखाया जाएगा। यानी कि एनवायरनमेंट को लेके लोग कितने सजग हैं एक तरीके से, वो भी दिखाया जाएगा। साथ ही साथ में एक पूर्वानुमान भी इस डैशबोर्ड को देख के लगाया जा सकता है। ठीक है, अब इस ओकेजन में जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिकल होने वाला है। आप देख सकते हो आजकल इलेक्ट्रिकल स्कूटी, ई रिक्शास, इन सब का बहुत चलन है और ये हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत सही है। तो यहाँ पे पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह ने ये बोला है कि जो फ्यूचर है वो हमारा इलेक्ट्रिक होने वाला है। ठीक है, ये जो डैशबोर्ड है इसने पूर्वानुमान लगाया है कि 2030 तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ है वो 45% तक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आर.के. सिंह के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो डैशबोर्ड है ये एक फ्री डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कितना अपना रहे हैं और इसके पूर्वानुमान वगैरह सब कुछ देखने के लिए ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि फोकस करता है ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, हो गया। चलो अब आगे देख लेते हैं इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछा जा सकता है। कौन सी यूनियन मिनिस्टर ने इलेक्ट्रिक व्हीकल रेडी इंडिया डैशबोर्ड यहाँ पे लॉन्च किया है? बताओ। अनुराग ठाकुर,
ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर स्मृति ईरानी या आर के सिंह, बताओ। अभी अभी हमने देखा था, क्या नाम है? अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य, स्मृति या आर के सिंह, बताओ। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर के सिंह। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। आयुर्वेदा डे 100 कंट्रीज में इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला है कि जो 8th आयुर्वेदा डे है वो इंटरनेशनली 100 कंट्रीज में मनाया जाएगा ग्लोबली, यानी कि विश्व भर में जो 100 कंट्रीज है वहां पे मनाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात करें तो उन्होंने ऑर्गेनाइज करी है आयुर्वेदा के लिए एक मीटिंग कि किस तरीके से हम आयुर्वेदा डे को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए इन्होंने कितने मिनिस्ट्रीज की, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज की यहाँ पे एक मीटिंग जो है उसको ऑर्गेनाइज किया है कि हम 11 नवंबर को किस तरीके से अच्छे से आयुर्वेदा डे मना सकते हैं। थीम क्या है इसकी? आयुर्वेदा फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे। ठीक है, अब आयुर्वेदा के बारे में थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं कि दिन क्यों मनाया जाता है। देखो, ये दिन मनाया जाता है धन्वंतरी, जो कि एक हिंदू गॉड है मेडिसिन के, उनके बर्थडे पर ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पुराणों के हिसाब से अगर देखें उसमें मेंशन किया हुआ है कि ये है गॉड ऑफ आयुर्वेदा। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था धन्वंतरी की बर्थ एनिवर्सरी एज नेशनल आयुर्वेदा डे, और तब से लेकर के अभी तक ये दिवस हर साल मनाया जाता है। यानी कि फर्स्ट आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट कब हुआ था? 28 अक्टूबर 2016 को। क्लियर है? चलो आगे देख लेते हैं। आयुर्वेदा डे 2023 की थीम क्या है? हर घर, हर दिन, हर घर आयुर्वेदा, आयुर्वेदा फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे, आयुर्वेदा फॉर पोषण, आयुर्वेदा फॉर कोविड-19। बताओ, कोविड-19 तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, है ना, क्योंकि कोविड-19 तो अब गया। ठीक है, पोषण तो फूड से रिलेटेड है, तो वो आयुर्वेदा में क्यों आएगा? ठीक है, अब इन दोनों में से कोई हो सकता है, बताओ आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या है? आयुर्वेदा फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे। क्लियर है? चलो आगे देख लेते हैं। एस जयशंकर ने महात्मा गांधी का स्टैच्यू का अनावरण किया, कहां पे? वियतनाम के ताओ दान पार्क में। ये अनावरण करने के पीछे इनका उद्देश्य क्या है? तो जयशंकर जी ने बोला है कि इससे हम दिखा सकते हैं कि इंडिया और वियतनाम का जो टाइज है, जो संबंध है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, हमारे बीच की फ्रेंडशिप का ये एक सिंबल मोमेंट होगा। ठीक है, वियतनाम एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। ठीक है, वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। करेंसी वियतनाम इज डोंग। प्रेसिडेंट वो वन थोंग। प्राइम मिनिस्टर फम मिन चिन। और नेशनल स्पोर्ट क्या है? फुटबॉल। आपको बता दूं, यहीं पे ही यानी कि वियतनाम में ही एस जयशंकर जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी स्टैच्यू का अनावरण किया था। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड सवाल क्या बन सकता है? फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कौन सी कंट्री में महात्मा गांधी के स्टैच्यू का अनावरण किया? बताओ, वियतनाम, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड या इंग्लैंड? बताओ, वियतनाम, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड या इंग्लैंड? बताओ। तो राइट आंसर है वियतनाम। चलो अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, हॉकी मध्य प्रदेश ने मेंस एंड विमेंस कैटेगरी में टॉप किया, यानी कि ये जीते हैं। ठीक है, फर्स्ट हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस एंड विमेंस वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 संपन्न हुआ कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में। ठीक है, हॉकी एमपी यहाँ पे छत्तीसगढ़ को हरा करके सब जूनियर विमेंस कैटेगरी में जीत गया है। इतना क्लियर है आपको? चलो अब आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। बर्ड कौन सी है? इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। डिस्ट्रिक्ट 53 और फ्लावर कौन सा है? व्हाइट लिली। क्लियर है? चलो अब इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछा जा सकता है? कौन सी स्टेट मेंस एंड विमेंस कैटेगरी इन हॉकी में टॉप पर आई? बताओ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? बताओ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? बताओ। तो आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, आज अगर थोड़ा सा है ना ऐसा क्लास में प्रॉब्लम हो रहा हो तो
प्लीज़ उसको समझ लेना, क्योंकि ना आज मेरी तबीयत एक्चुअली नहीं ठीक है, स्टिल मैं क्लास ले रही हूँ, तो आई एम सॉरी अगर कुछ भी ऐसा ना आ जाए बीच में, यानी कि एडिटिंग ज़्यादा हो या कुछ ऐसा हो, क्योंकि तबीयत एक्चुअली नहीं ठीक है, स्नीजिंग या वगैरह कुछ भी हो जा रहा है तो उसको मैं एडिट कर दूंगी, ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। एशियन पैरा गेम्स 2023 की अगर हम बात करें तो इंडियन पैरा एथलीट्स अब तैयार है पार्टिसिपेट करने के लिए एशियन पैरा गेम्स 2023 में, जो कि अक्टूबर 22 से लेके अक्टूबर 28 तक चलेगा। कहाँ पे? हांगझो चाइना में। और हांगझो चाइना में ही अभी एशियन गेम्स भी हुए थे, जिसमें इंडिया ने 107 मेडल जीते थे और 4th नंबर पे आया था, जिसमें से इंडिया ने 28 गोल्ड भी जीते थे। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे एशियन पैरा गेम्स में 303 इंडियन प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 191 होंगे मेल और 112 होंगी आपकी फीमेल। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इंडियन कॉन्टिजेंट की अगर बात करें तो टोटल इंडियंस जो हैं वो 17 स्पोर्ट्स में यहाँ पे खेल रहे हैं। कौन से? आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, ब्लाइंड फुटबॉल, बोशिया, कैनो, चेस, साइकिलिंग, जूडो, लॉन बॉल, पावर लिफ्टिंग, रोइंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और टाइकोंडो और व्हील चेयर फेंसिंग। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड सवाल क्या बन सकता है? कौन सी कंट्री 4th एशियन पैरा गेम्स ऑर्गेनाइज कर रही है? इंडिया, चाइना, वियतनाम या थाईलैंड? बताओ। इंडिया, चाइना, वियतनाम या थाईलैंड? तो अभी मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे ये हो रहे हैं, हांगझो चाइना में ये हो रहे हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चाइना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की अगर हम बात करें तो इंडिया कौन सी पोजीशन पर आ जाता है? इंडिया आ जाता है 111th पोजीशन पर आउट ऑफ 125 कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे 125 कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है, जिसमें से 111th पोजीशन पर इंडिया आता है, जो कि एक सीरियस लेवल ऑफ हंगर है, यानी कि इंडिया के लिए देखा जाए तो ये सीरियस कंडीशन है। ठीक है, वहीं अगर हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो पाकिस्तान आता है 102nd पोजीशन पर, बांग्लादेश आता है 81st, नेपाल आ जाता है 69th पोजीशन पर और श्रीलंका आता है 60th पोजीशन पर। क्लियर है? अब यहाँ पे हंगर की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको बता देती हूँ, जैसे कि बहुत से अभियान अभी सरकार चला रही है हंगर को मिटाने के लिए और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, जिसमें से एक है पोषण अभियान। क्या है? पोषण अभियान। अब अगर पोषण अभियान की हम बात करें तो यहाँ पे मेन फोकस होता है आने वाली जनरेशन, यानी कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे या फिर प्रेग्नेंट लेडीज या फिर लैक्टेटिंग लेडीज, यानी कि जो फीडिंग लेडीज होती है वो। ठीक है, उनमें अनेमिया यानी कि खून की कमी नहीं होनी चाहिए, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अंडरवेट नहीं पैदा होने चाहिए, इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज को अच्छे से फूड प्रोवाइड कराया जाता है। वहीं पे प्रेग्नेंट लेडीज को फूड प्रोवाइड कराने के साथ साथ जो फीडिंग वुमेन होती है उनको भी अच्छे से फूड प्रोवाइड कराया जाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाता है कि उनको पर्याप्त पोषण मिले, जिससे बच्चे को भी पोषण मिले। वहीं पे 6 साल से कम उम्र के बच्चों में अगर कुपोषण है तो उसको कम करने के लिए या खत्म करने के लिए भी पोषण अभियान जो है वो काम करता है। वहीं पे ओडिशा की गवर्नमेंट ने क्या किया था, यहाँ पे योजना चलाई थी मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। इस योजना के अंतर्गत जो लड़कियां होती हैं 15 ईयर्स टू 19 ईयर्स, उनको सप्लीमेंट्री फूड यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है न्यूट्रिशन के अंतर्गत। वहीं पे जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको सूखा भोजन प्रोवाइड करना, कुपोषित बच्चे जो होते हैं उनको फुल्ली हाई क्वालिटी कुक्ड मील प्रोवाइड करना, साथ ही साथ में अगर कम कुपोषित बच्चे हैं तो उन्हें छटुआ यानी कि सत्तू और एग्स प्रोवाइड करना। ये सब किसके अंतर्गत आता है? मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। ठीक है, अब आ जाता है यहीं पे एक और स्कीम लाई गई थी, दैट इज पद पुष्टि योजना। इसके अंतर्गत भी न्यूट्रिशन पे ही ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत ध्यान दिया जाता है कि बच्चों को हाई क्वालिटी कुक्ड फूड प्रोवाइड किया जाए। वहीं पे एक और स्कीम लॉन्च की गई थी, दैट इज ममता योजना। अब ममता योजना के अंतर्गत भी किस पे ध्यान दिया जाता है? लेडीज के ऊपर और न्यू बॉर्न बेबीज के ऊपर, कि उनको कोई भी दिक्कत ना हो, पोषण में, फूड में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब स्कीम्स हैं
जो यहाँ पे सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, और भी बहुत सी स्कीम्स हैं बट ये मेन स्कीम्स हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक क्या रही? 101, 111, 121 या 131? बताओ। 101, 111, 121 या 131? बताओ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 111। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। यूनिसेफ का पासपोर्ट टू अर्निंग इनिशिएटिव जो है उसने एक माइलस्टोन अचीव किया है। माइलस्टोन कौन सा अचीव किया है? कि उसने ओवर 1 मिलियन यंग पीपल यानी कि 1 मिलियन युवाओं को सर्टिफाई किया है, उनको कौशल प्रदान किया है, उनको फिनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल प्रोडक्टिविटीज के एरिया में यहाँ पे उनको लिटरेसी प्रोवाइड कराई है। ठीक है, अब ये है क्या? ये जो P2E योजना है ये क्या है? देखो, P2E एक ई लर्निंग सॉल्यूशन है। यहाँ पे आपको वर्चुअली पढ़ाई करवाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको चीजें आप सीख सकते हो, आपके जॉब से रिलेटेड, जॉब अपॉर्चुनिटीज खुले, इससे रिलेटेड कौशल आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है, ये 2022 में यूनिसेफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये जो इनिशिएटिव है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के साथ में अलाइन करता है, जो कि आपको बहुत से कोर्सेज जिससे आपको बहुत सी स्किल्स मिल सकती हैं उसके लिए फ्री एक्सेस देता है आपको, यानी कि फ्री में आप ये सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज जो हैं इनको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसका उद्देश्य क्या है? बेसिकली P2E का उद्देश्य है कि टोटल 5 मिलियन यूथ यानी कि 5 मिलियन युवा का सशक्तिकरण करना है। कब तक? 2024 तक, जिसमें से 1 मिलियन तो अभी कंप्लीट हो गया, एक माइलस्टोन इसने जो है हिट कर लिया है। ठीक है, इसका बेसिक उद्देश्य यही है कि जॉब और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज युवाओं को प्रोवाइड कराना। युवा कौन? 14 से 29 ईयर्स तक के लोग जो हैं उनको यहाँ पे कौशल प्रदान करना, उनको जॉब, उनको एम्प्लॉयमेंट देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, 62% of all young learners who benefited from P2E courses in India are adolescent girls, यानी कि जो ज्यादा 62% टोटल इन 1 मिलियन में से जो 62% है यंग लर्नर्स वो है लड़कियां और महिलाएं। ठीक है, यहाँ पे ये कब, मतलब ये सेलिब्रेट कब किया गया था? ये इवेंट कब हुआ था? ये हुआ था UN इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जो कि 11 अक्टूबर को हुआ था। उसी दिन इस इवेंट को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछा जा सकता है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पासपोर्ट टू अर्निंग इनिशिएटिव को कंडक्ट किया? ठीक है, बताओ। DPIIT, नीति आयोग, यूनिसेफ या वर्ल्ड बैंक? बताओ। DPIIT, नीति आयोग, यूनिसेफ या वर्ल्ड बैंक? बताओ जल्दी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिसेफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देख लेते हैं। PM मोदी जी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया का 3rd एडिशन इनॉग्रेट किया वर्चुअली, यानी कि वर्चुअली डिजिटली इसको इनॉग्रेट किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का 3rd एडिशन इनॉग्रेट किया है। ये जो समिट है ये मुंबई के MMRDA ग्राउंड में कंडक्ट किया गया। कब से कब तक? 17 से 19 अक्टूबर तक ये चला। ठीक है, ये सबसे बड़ा अगर आप देखो तो एक समुद्री इवेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये जो सेशन है ये जो भी पार्टिसिपेशन है ऑफ मिनिस्ट्री फ्रॉम 12 कंट्रीज, इसमें जो 12 कंट्रीज हैं उससे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इस सेशन में। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड सवाल क्या बन सकता है? ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 ऑर्गेनाइज किया गया कौन सी सिटी में? बताओ। न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या कैलकाटा? बताओ। नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या कैलकाटा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मुंबई। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया। अब ये वेब पोर्टल है क्या? देखो, इस पोर्टल के अंतर्गत जो बच्चे हैं उनको नए नए क्विजेस मिलेंगे। क्विजेस मिलेंगे किस टॉपिक के ऊपर? जो भी चंद्रयान के ऊपर जो भी चीजें होंगे, Q&A सबके ऊपर बेस्ड ये क्विजेस होंगे, जिनके थ्रू बच्चों को मिशन चंद्रयान के बारे में सारी नॉलेज मिल सकती है। वो यहाँ पे क्विजेस सॉल्व कर सकते हैं और चंद्रयान के बारे में A to Z
सारी चीजें यहाँ पे जान सकते हैं। तो यही है वेब पोर्टल मेरा अपना चंद्रयान। ठीक है, चल अब इससे रिलेटेड सवाल क्या बन सकता है, अपना चंद्रयान जो वेब पोर्टल है उसको लॉन्च किसने किया, श्री अमित शाह, श्री नितिन जयराम गडकरी, श्रीमती निर्मला सीतारमन या धर्मेंद्र प्रधान। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलो अब आपका होमवर्क देख लेते हैं। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज नागालैंड में किसने इनॉग्रेट किया, बताओ जल्दी से। अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर या मनसुख मंडाविया। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको मुझे देना है। अगर सही होगा आपका आंसर तो उस पर लाइक मैं दे दूंगी। ठीक है। न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड किसका कौन बने नए प्रेसिडेंट ऑफ न्यूजीलैंड, बताओ। क्रिस्टोफर लक्जॉन, हेनरी क्लार्क, जैकिना अर्डन या फिर क्रिस हिपकिंस। बताओ इसका आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में। ये है आपका होमवर्क। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।